आप बोल सकते हैं इमेजिनरी, यानी कल्पना किया हुआ फोर्स है, हकीकत में नहीं होता। तो देखिए ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात क्या है, क्यों जरूरत है इस फोर्स की, इसको समझते हैं। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो थे, देखो दो प्रकार का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब होता है बच्चों जहां से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जहां से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी ऑब्जर्वर जहां पे, ऑब्जर्वर, प्लेस ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जहां पर है, जहां से हम ऑब्जेक्ट को देख करके समझ रहे हैं, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बनाए हम लोग, उसमें कहीं भी ऑब्जर्वर की बात किए ही नहीं है। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि वो जमीन पे रख के हम सोच रहे हैं। हम सोचते थे कि हाँ हमको कैसा दिखेगा। तो फिजिक्स में अभी तक जितना सोचे, हमने बोला कार जा रही 5 के स्पीड से, तुम्हारे मन में क्या फोटो बना कि हम रोड पे खड़े होकर देख रहे हैं कार ऐसे जा रही है, यही इमेज बना। यानी तुम अपने आप को कहां सोचे? कार पे सोचे कभी कि हम कार में बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं? नहीं, हमने हमेशा क्या सोचा कि हम रोड पे हैं, हम किनारे में खड़े हैं, हम रोड पर से रुके हुए। यानी सारे चीज में हम लोग ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे माने हैं। और तो दो प्रकार का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखिए तो इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं? तो वैसा फ्रेम जिसमें न्यूटन्स का लॉ वैलिड है, ठीक है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which Newton's law of motion NLM is valid। न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, लागू है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर जनरली ग्राउंड पे होता है। ऑब्जर्वर इज generally at ground। ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होता है, ऑन ग्राउंड होगा, ठीक है, जमीन पे होता है। नेक्स्ट, जब जमीन पर है ऑब्जर्वर, ये देखो ये ऑब्जर्वर है, जमीन पर है, यहां से ऐसे कुछ भी चल के जा रहा है, तुम कार को देख रहे हो, जा रहा है, ये वस्तु जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस केस में ऑब्जर्वर जमीन पे है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर क्या होगा बताइए? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा? 0। ऑब्जर्वर चल ही नहीं रहा, एक्सेलरेशन 0। 0 एक्सेलरेशन के दो माइनिंग होते हैं बच्चों, या तो ऑब्जर्वर रेस्ट में हो, या तो अगर चल भी रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। एक्सेलरेट मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। इसके दो मायने, या तो रुका है तो बदलेगा ही नहीं, और दूसरा है तो चल भी रहा है तो एक समान वेलोसिटी से। दोनों केस में ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पे न्यूटन के जो सेकेंड लॉ है, F बराबर, ये वैलिड है, ये फॉर्मूला वैलिड है, लगा सकते हैं आप और न्यूमेरिकल बना सकते हैं, और हमने बनाया भी है, ठीक है। जितने भी हम लोग क्वेश्चन बनाए सब इनर्शियल फ्रेम में बनाए, ठीक है। अब एक दूसरे प्रकार का भी फ्रेम होता है, नॉन इनर्शियल। क्या होता है बच्चों? इसमें ऑब्जर्वर एक्सेलरेट होता है, मतलब ऑब्जर्वर जहां भी है वो चीज चल रही है, भाई चल तो यहां भी रही है, लेकिन वो वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। यहां पर कोई जरूरी है कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी कोई जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है? अच्छा, जो हम लोग लिफ्ट वाला क्वेश्चन किए थे, जैसे एक मैन है, वेट मशीन पे खड़ा है, तो इसमें ऑब्जर्वर कहाँ है? लिफ्ट के अंदर कि बाहर? हम लोग ये सब कहां से देख रहे हैं तमाशा? बाहर से। अंदर से देख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अंदर से देखते तो लिफ्ट 0 रेस्ट। सोचो,
अंदर हम लिफ्ट में है, लिफ्ट चल रही तो हमको लिफ्ट कैसा लगेगी, जीरो। बट हम सारे सवाल में तो एक्सेलरेशन ए लिए है ना, ये ए एक्सेलरेशन तो हमको बाहर से दिखते होंगे, लिफ्ट जा रही है, लिफ्ट आ रही है। क्या हम लिफ्ट के अंदर है तो एक्सेलरेशन ए दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा भाई। कुछ बच्चे ऐसा सवाल मेरे से पूछते, सर ये लिफ्ट वाले प्रॉब्लम है तो ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट एक्सेलरेट है तो वो होना चाहिए, नॉन इनर्शियल। गलत गलत गलत। ऑब्जर्वर ये मैन नहीं है, इसका वेट हम बाहर से देख रहे हैं। ओ, इसका वेट मशीन इतना दिखाई। क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही है? आप बाहर से देख रहे हो तभी तो आपको एक्सेलरेट दिख रही है, नहीं तो एक्सेलरेट नहीं दिख रही। जैसे हम ट्रेन के अंदर बैठे हो तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में। जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि एक इंसान है जो ट्रेन में कोई बॉल को उछालता है तो वापस उसके हाथी में क्यों आता है? ट्रेन तो आगे बढ़ गई थी, तो भाई बॉल वापस पीछे गिर जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो वहां हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं, क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है, हम भी उसके साथ साथ एक्सेलरेट हो रहे हैं। अब हम हर चीज को आप ट्रेन के अंदर तुम देखो और सोचो, वो चीज जो आप फील करोगे दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। आप कार के अंदर बैठे हो, तेजी से कार जा रही है और आप कार के अंदर की चीजों को देखो, कार के बाहर भी मत देखो, क्योंकि बाहर देखोगे तो चलता हुआ दिखेगा, फिर क्या होगा, इनर्शियल वाली कहानी हो जाएगी। हाँ कैसे? तुमने हमको तुमको क्या बताया था, मोशन क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई का भी ऑब्जेक्ट चेंज हो, रिलेटिव देखा जाती है। मतलब अगर आप कार में हो, रोड की बात करो तो रोड वाला व्यक्ति चल रहा है, आप रेस्ट में माने जाओगे। अच्छा, आप रोड पे हो, आप कार को देखोगे तो आप रेस्ट में, रोड वाला रुका है, कार चल रही है। आप कार के अंदर बैठ के सीट को देखो, ओ सीट तो रेस्ट में। ये हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखे हैं। देखो आ रही बात समझ में? आप फ्रेम में हो, उस फ्रेम के अंदर ही सोचिए। फ्रेम के बाहर जाओगे तो क्या होगा, फिर वो कहानी इस पे आ जाएगी, फिर से इनर्शियल फ्रेम वाली पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम? वैसा फ्रेम जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा लिख सकते हो अच्छा सा डेफिनेशन, इन विच, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड, लागू नहीं होता है भाई। ठीक है, इसमें ऑब्जर्वर एक्सेलरेट हो रहा होगा सिस्टम के साथ। जैसे एग्जांपल लिफ्ट वाला देंगे तो बच्चा कंफ्यूज होता है, तो लिफ्ट वाला हम पहले भी करा चुके हैं। ये कार है और ऑब्जर्वर कार में ही बैठा हुआ है, कार एक्सेलरेट हो रही है, ये कार एक्सेलरेट हो रही तो ऑब्जर्वर भी तो एक्सेलरेट हो रहा है कार के साथ साथ, नहीं हो रहा है? हम कार में बैठ के सोचेंगे, ओ, और कार में बैठा हुआ है और एक पुल्ली को देख रहा है, ऐसे पुल्ली लटक रही है, दीजिए अच्छा सिस्टम बना देते हैं। अब ये इस पुल्ली को कार में बैठ के देख रहा है तो इसको पुल्ली ऐसे ऐसे चलती हुई दिखेगी। हाँ, बाकी चीज तो रेस्ट है भाई इसके लिए, दुनिया पूरी। अच्छा, अगर हम इसी को बाहर से देखें तो हमको क्या दिखेगा, अरे कार भी आगे जा रही, पुल्ली भी ऐसा ऐसा हो रहा, समस्या है कि नहीं? हाँ, थोड़ी बात अलग हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल इस व्यक्ति को कैसा दिखेगा कि एक जमीन पर पुल्ली लटकने वाले जैसा, मतलब जैसा हम जमीन पर खड़ा होकर पुल्ली को देखते थे वैसा ही इसको अंदर कार में भी मजा नहीं दिखेगा, तभी कार तो चल रही है। आप कोई बोलेगा कि इस दुनिया में हर वस्तु नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही है, क्यों? क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे हैं और पृथ्वी एक्सेलरेट कर रही है। तो गलत जवाब है। पृथ्वी का जो वेलोसिटी है उसको कांस्टेंट माना जाता है और एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। अभी हमने तुमको क्या बोला, इनर्शियल फ्रेम का मतलब या तो रेस्ट या तो मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। हम लोग पृथ्वी पे जरूर है बट पृथ्वी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है हम लोग का ऑब्जर्वर का। समझ में आ गया सबको? नहीं तो फिर वो सारा नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता था। ठीक है, ये एग्जांपल आप ले लीजिए। एक ऑब्जर्वर जो है आपका, ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर एक कार में बैठा हुआ है, जो कार ए एक्सेलरेशन से चल रही, तो ऑब्जर्वर भी चल रहा होगा भाई। इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, यानी उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। एक्सेलरेशन 0 मतलब नहीं है, मतलब वेलोसिटी क्या है, इज नॉट कांस्टेंट।
वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा होगा। अब इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड है कि नहीं? नहीं है। अब कैसे? तो इन सभी केसेस में नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगता है। सूडो फोर्स is taken on every object। ध्यान से देखो, हर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब मास, जैसे 2 डब्बा है तो हर डब्बे का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या कंसीडर करना? सूडो फोर्स। याद रखो, सूडो फोर्स इज टेकन ऑन एवरी ऑब्जेक्ट इन फ्री बॉडी डायग्राम इन एफबीडी। जब भी आप एफबीडी बनाएंगे तो उसमें एक सूडो फोर्स बनाएंगे। सूडो फोर्स बनाना जरूरी है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। अब ये सूडो फोर्स लगाने के बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी हम लोग न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं। तो सूडो फोर्स होता क्या है? सूडो फोर्स क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। देखिए सूडो फोर्स, सूडो फोर्स का अगर डेफिनेशन लिखना है, ध्यान सुने, पी सूडो इज इक्वल टू, आप ले सकते हो m यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कितने से चल रहा है, और इसमें माइनस साइन दे सकते हो। माइनस साइन क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सूडो फोर्स क्या हो गया? डेफिनेशन यहां से बना लो, द फोर्स which is applied in opposite direction of acceleration to every object। ठीक है, the force which is applied on any object in non inertial frame। ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। क्यों लिया जाता है? तो सूडो फोर्स is taken to apply Newton's law of motion in non-inertial frame। तो अब सवाल आया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग न्यूटन लॉ लगा सकते कि नहीं लगा सकते? तो बिल्कुल लगा सकते हो, अगर तुमने हर ऑब्जेक्ट पे पीछे की तरफ क्या बना लिया अपने मन से? सूडो फोर्स बना लिया तो लगा सकते, नहीं तो नहीं लगा सकते हो। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि सूडो फोर्स is always acting in opposite direction of acceleration of object। opposite direction of acceleration of observer। यानी ऑब्जर्वर जिधर जा रही हो, ऑब्जर्वर किधर जा रहा? इधर, तो सूडो फोर्स उसके विपरीत मिलेगा हर वस्तु पे। जैसे इस ब्लॉक पे भी लेंगे सूडो तो इधर ही लेंगे, इस ब्लॉक पे भी लेंगे तो इधर ही लेंगे। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट पे सूडो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट लगेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब देखो इसको थोड़ा आप लोग समझते हैं, सूडो फोर्स की जरूरत कैसे, एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, मिटा दें इसको। देखिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इससे आपको समझेगा कि सूडो फोर्स क्यों लेना है, कहां लेना है और कैसे लेना है। एक एग्जांपल क्या है, एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक ऑब्जेक्ट, यहां पे एक मास लटक रहा है एक धागे से। ठीक है, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब यहां पर एक ऑब्जर्वर है जो इसको ग्राउंड से देख रहा है। तो फाइंड, अगर हम आपसे पूछें फाइंड एक्सेलरेशन या फाइंड टेंशन, चलो टेंशन ही बोले, तो आप क्या करोगे बताइए? टेंशन फाइंड करने के आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे? बनाइए। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसका FBD बनाओ। तो जब हम नीचे से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा? एक इस पे कौन सा फोर्स नीचे की तरफ इसको खींच रही है बताइए? mg।
ऊपर कौन सा फोर्स लग रही है, टेंशन, और ये जा रहा है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए से, तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एम ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। कहां से देखेगा हमको एक्सेलरेट, हम जमीन से देखेंगे, ऐसे जा रही है, राइट। तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। यहां से T अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, mg प्लस एम ए। ओके ग्रेट। अब इसी सवाल को हम लोग अभी ऑब्जर्वर ग्राउंड पे हैं, इफ ऑब्जर्वर इज एट ग्राउंड, यानी इनर्शियल फ्रेम से हमने सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, तो आंसर यह है। ओके बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, इसी को नॉन इनर्शियल से सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा ऑब्जर्वर अगर लिफ्ट में हो। तो देखो ये लिफ्ट चल रही है ऊपर ए एक्सेलरेशन से, अब यहां पर ऑब्जर्वर आ गया, ये ऑब्जर्वर हो गया। अभी ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, 0 है, यहां पर दिख रहा है ना, चल ही नहीं रहा है। अभी ऑब्जर्वर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम या इन लिफ्ट लिख दो ना सीधे। अब सोचो जब ये लिफ्ट जा रही है ऊपर तो ऑब्जर्वर भी तो जा रहा है, यानी ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन कितना ऑब्जर्वर का a है। ठीक है, अब सोचो हम लिफ्ट में बैठे और यहां पे एक वस्तु लटक रही, तो हमको क्या दिखेगा, ये इस हमारे रेस्पेक्ट में आंखों से रेस्ट में ही दिखेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। इसका मतलब देखो, अगर इफ ऑब्जर्वर is in rest, sorry in lift, then acceleration of block, जो ये ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन seen by observer, ऑब्जर्वर को जो दिखेगा वो कितना दिखेगा, 0 दिखेगा भाई। तुम सोचो ना लिफ्ट में हो और यहाँ पे कुछ लटका दिए तो हमको चलता हुआ कैसे दिख सकता, दिख सकता है क्या, नहीं दिख सकता। तो अब हम इस पे कौन कौन फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। इस पे इस मास पे उसको एक नीचे की तरफ फोर्स लगता हुआ दिखेगा, वेट दिखेगा ना, और ऊपर की तरफ टेंशन, ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ वेट, और एक्सेलरेशन 0। कोई बोला ये तो एक्सेलरेशन है, बोले अरे यार यहां से देखोगे तो एक्सेलरेशन तुमको क्या दिखेगा, 0 ही दिखेगा। पृथ्वी पे तुम बैठे हो और ये दीवार देखो चल रहा है क्या, पृथ्वी तो चल रही है, दीवार का नहीं दिख रहा तुमको, अरे भाई हम जहां बैठे हैं उसके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में दिख रहा हमको। क्लियर है कि नहीं, तो ये इसको रेस्ट में दिखेगा। एक्सेलरेशन 0, अब न्यूटन लॉ लगाइए, तो फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू बैकवर्ड, जब एक्सेलरेशन 0, T इक्वल टू mg। ये देखो गलत आंसर आ गया, ये देखो सेम कहानी है, आंसर कैसे अलग हो सकता है, नहीं हो सकता ना भाई। एक ही ब्लॉक का आप एक्सेलरेशन अलग अलग बता सकते हो, टेंशन नहीं बता सकते, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना टेंशन बदल गया, इसके अंदर जाने से टेंशन बदल गया, कुछ भी बोल रहे हो, तो ये गलत हो गया। अब इस गलती को सही करने के लिए सूडो फोर्स को लाया गया था। क्लियर है, तो जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला जाए तो आपका आंसर पूरा गलत आ जाएगा, ये आने की बजाय ये आ जाएगा, ये तो गलत है भाई। तो फिर कैसे सुधारा जाए, तो इन्होंने देखा ऐसा कि हर क्वेश्चन में एक आइडिया लगाने से सुधरता था। क्या सुधरता था कि जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ऑब्जर्वर को तो एक्सेलरेशन 0 ही दिखेगा, तो इस ऑब्जेक्ट पर जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इस ऑब्जेक्ट पर, नॉट ऑब्जर्वर पे नहीं, फ्रेम पे नहीं, कुछ पे भी नहीं, ऑब्जेक्ट जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उस ऑब्जेक्ट पर एक पीछे की तरफ अपने मन से फोर्स मान लो, कितना m यानी मास इसका, और a क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है वो ध्यान रखो, और कहां मानना है, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया सारी बातें। तो अब हम इस पे अपने मन से एक और इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ही बनाएंगे, सोचेंगे कि अपने मन से लग रहा है, ये क्या है भाई, यही तो है सूडो फोर्स। क्यों सूडो बोल रहे हैं, क्योंकि इस फोर्स का कोई कारण है क्या, बोला क्यों लग रहा, ये क्यों लग रहा पृथ्वी खींच रही, ये क्यों लग रहा धागा खींच रहा, अच्छा ये क्यों लग रहा पता नहीं है, ये कोई है कारण तुम्हारे पास, क्यों लगाए हो, नहीं। तो जिस फोर्स का कोई कारण ही नहीं है, बिना मतलब का आ गया भाई, वो तो फिक्टिशियस ही होगा ना, कल्पना है,
जैसे भूत है बोलते हैं लोग, है क्या भूत, देखे हो तो बस कल्पना है अपनी, वैसे। तो अब ये सवाल सही बन जाएगा। ठीक है, रुक जाओ, इसको अलग लगाते हैं, इसको अलग करते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। तो अब न्यूटन्स लॉ से इसमें आंसर ही नहीं आ रहा, तो नाउ अगर हम अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें, सूडो फोर्स, देन वी गेट करेक्ट आंसर, तब हम लोग को सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट पर आप सूडो फोर्स लगा लीजिए और देखिए सही आंसर आ जाएगा। ऑब्जर्वर लिफ्ट में है, तो अब नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स लगा दिया गया। अब इसका जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक ऊपर टेंशन लेंगे इस ऑब्जेक्ट का, नीचे क्या लेंगे mg, और नीचे एक और फोर्स ले लेंगे ma। नीचे क्यों, यही है सूडो फोर्स। नीचे क्यों बच्चों, क्योंकि ऑब्जर्वर कहां जा रहा है, ऑब्जर्वर कहां जा रहा है, ऊपर, इसीलिए नीचे सूडो। अगर ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा होता तो हम इधर लेते हैं। क्लियर हो गया। अभी भी एक्सेलरेशन कैसा दिखेगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो उसको जीरो ही दिखेगा ना ऑब्जर्वर को, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो जीरो ही दिखेगा उसको भाई, दिखेगा कि नहीं। तो आप बताइए, आप फॉर्मूला लगाइए, टी फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू बैकवर्ड, बैकवर्ड क्या है बताइए, mg प्लस ma, देन वी गेट करेक्ट आंसर। हमको सही आंसर मिल गया ना। तो आपको क्या दिखाई दिया भाई, कि अगर आप नॉन इनर्शियल में चले गए और सूडो नहीं लिए तो आंसर गलत, और सूडो लिए तो आंसर सही, तो भाई ले लो ना सूडो, क्या प्रॉब्लम है। तो आई थिंक आपको सूडो फोर्स को फिक्टिशियस क्यों बोलते हैं समझ गया होगा। क्यों फिक्टिशियस बोलते हैं, क्योंकि इस फोर्स के लगने का कोई कारण नहीं है, देयर इज नो रीजन ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, इट इज इमेजिनेशन, जस्ट इमेजिनेशन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्टिशियस फोर्स। ठीक है, नोट कर ले। ठीक है, तो ध्यान दे, इधर एक्सेलरेशन ए है। अब यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा है और यहां पर एक पेंडुलम लटक रहा है, और इस व्यक्ति को क्या दिख रहा है कि पेंडुलम अपने आप ऐसे पीछे आ रही है इसके तरफ। अरे तेरी, अब तुम थोड़ा इमेजिन करोगे तो तुमको भी आश्चर्य लगेगा। सोच के देखिए, मान लीजिए हम ट्रेन बैठे, सब कुछ रुका हुआ है, सीट उट मेरा सब कुछ, और पेंडुलम ऐसा अपने आप ऐसे पीछे जाने लगे। भाई कुछ हवा भी नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई धकेल भी नहीं रहा, ये क्यों पीछे आ रही है। ये सवाल सोचा, ये सोचा भाई देखते हैं कोई फोर्स लग रहा होगा। इसने देखा कि पहले नीचे कौन लग रहा है, ग्रेविटी, ऊपर टेंशन, और तो कोई फोर्स ही नहीं है इस पे। अगर कोई फोर्स नहीं तो पीछे क्यों आ रही है। भाई नीचे टूट के गिरता तो हम सोचते वजन ने गिरा दिया, ऊपर जाती तो धागा खींच लिया, ये इधर पीछे क्यों आ रहा है, बताएगा कोई। सर जब ऑब्जेक्ट चल रहा है तो जो पेंडुलम की जो स्ट्रिंग अटैच्ड है वो भी चलेगी उसके साथ साथ, और जो पेंडुलम है वो रेस्ट में रहेगा। क्यों पेंडुलम रेस्ट में क्यों रहेगा, वो भी चलेगा ना भाई, वो भी तो उसी के अंदर है। अप्लाई होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के। ठीक है, जवाब क्या है, आंसर पहले क्वेश्चन का, इट कम्स बैकवर्ड ड्यू टू सूडो फोर्स। दैट एक्ट्स ऑन M in opposite direction of acceleration, यानी ये पीछे की तरफ इस पे एक फोर्स लगेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर पीछे की तरफ एक फोर्स माना जाएगा M into A, जो उसको पीछे खींच के लाएगी, और इसी वजह से पेंडुलम पीछे आ रहा है। क्लियर हो गया बच्चों, पेंडुलम पीछे क्यों आ रहा है, तो सूडो फोर्स की वजह से। तो ये बात समझ में आ गई आपको, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, कार के साथ साथ ऑब्जर्वर कितना एक्सेलरेशन जाएगा आगे, ए, तो सूडो फोर्स किधर मानेंगे, पीछे। अब फाइंड करना है थीटा। चलिए, तो थीटा बनाने के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बनाएंगे।
ये ट्रायंगल जैसा बना लो इसको। तो यहां पर एक मास m है, ये धागा है और ये एंगल है थीटा का। बढ़िया है। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन। नीचे की तरफ कौन सा लग रहा होगा बताइए? mg। और इधर की तरफ एक और फोर्स अब लेना पड़ेगा, कौन सा? ma। क्लियर है? क्योंकि पूरा सिस्टम कहां जा रहा है? आगे। आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही, तो क्या लेना पड़ेगा अपने मन से? सूडो फोर्स। किधर लेना है? किधर लेना है सूडो फोर्स? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, नॉट फ्रेम। फ्रेम जो सोचेगा वो लपेटे में आ जाएगा। अभी हम एक सवाल देंगे तो कोई सोचेगा ये कार जिधर चल रही है उसके विपरीत हमेशा लेना है, बेवकूफ हो तुम। ऑब्जर्वर जिधर चल रहा है, कार से मतलब नहीं है। मान लो ऑब्जर्वर इसमें उछलने लगे ऐसे ऐसे, तो फिर उसके हिसाब से लेना पड़ेगा, तुमको नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है? तो एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का इधर है, तो उसके विपरीत आपको लेना पड़ता है सूडो फोर्स। अब देखिए कंपोनेंट बनाना पड़ेगा टेंशन का, क्योंकि टेंशन एंगल पे लग रहा है। तो चलिए कंपोनेंट बनाने के लिए तैयार। ये थीटा है तो ये थीटा होगा अल्टरनेट से। टेंशन का इधर एक कंपोनेंट आएगा, बताइए क्या आएगा? सटा तो कॉस यानी टी कॉस थीटा, और इधर की तरफ आएगा बच्चों ये क्या आएगा? टी साइन थीटा। चलिए तो सारा कोश आ गया, और ये रेस्ट में है। देखो मास रेस्ट में है ना, क्या बोला है क्वेश्चन में? व्हेन m इज एट इक्विलिब्रियम। इस व्यक्ति को m कैसा दिखेगा? रेस्ट। कार के अंदर है। अच्छा बाहर से देखते तो कैसा दिखता है? चलता हुआ, तो समस्या होता। तो एक्सेलरेशन तो 0 है भाई। तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा, अरे यार यहां बोल रहे हो एक्सेलरेट हो रहा है, यहां बोल रहे हो 0 है। भाई साहब वेट, ये जो एक्सेलरेशन लिखा है किसका? ऑब्जर्वर का। किसके साथ साथ? कार के साथ साथ। ये मास इस किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के। ये एक्सेलरेशन जो लिखा है किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जहां से देख रहा है वहां से रेस्ट में। क्लियर है? तो चलिए अब न्यूटन्स लॉ लगाइए। कैसे? जब रेस्ट में है तो लेफ्ट का फोर्स राइट के बराबर, यानी टी साइन थीटा इज इक्वल टू ma हो जाएगा। अच्छा ऊपर का नीचे के बराबर, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। दोनों को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। थीटा चाहिए ना, जब भी साइन कॉस आए तो डिवाइड मार दो। tan ही थीटा होता है, पता है ना? ज्यादातर एंगल में हम लोग tan निकालते हैं। tan इजी होता है निकालना, स्लोप भी है वो, है कि नहीं है? तो t से t कट गया, m से m कट गया, साइन बाई कॉस tan थीटा। tan थीटा a बाई g। थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम? tan इनवर्स a बाई g। इतना एंगल बनाएगा। क्लियर है? ओके। तो नॉन, देखिए बच्चों तो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? एक वेज है, इस पे एक मास है, और ये वेज को हम ऐसे चलाएंगे। तो चलाएंगे तो ये स्लाइड नहीं करेगा, रोकोगे तो स्लाइड करने लगेगा। थोड़ा इमेजिन करें, ऐसा धकेलेंगे तो ये रुका रहेगा, धीरे धीरे करोगे गिर जाएगा। जैसे आप बाल्टी में पानी भर के घुमाते हैं वैसा कुछ। तो पूछा है कितने एक्सेलरेशन से इसको चलाओगे ताकि ये स्लाइड नहीं करे। मतलब अभी ये रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में रहे, चलना नहीं चाहिए। तो आप कितने एक्सेलरेशन से? तो इसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाएंगे। जमीन से बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन हम अगर नॉन इनर्शियल से बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। यानी ऑब्जर्वर को यहां रख दीजिए लाके वेज पे। अब ये ऑब्जर्वर भी इसके साथ साथ चल रहा है ना। सोचिए सोचिए, कार जैसा। जैसे आप कार में बैठे हो, कार जा रहा है, तो आपके लिए ये काय में है? रेस्ट में। यानी ये ऑब्जर्वर को ये कैपिटल एम चलता हुआ दिखेगा क्या? नहीं, हम तो उसी पे तो बैठे हैं, हम पृथ्वी पे बैठे हैं, पृथ्वी चल रही है, हमको रेस्ट में दिख रहा है जमीन ना। वैसा है ये, इसके नीचे की जमीन खिसकेगी क्या? नहीं, लेकिन उसको ये चलता हुआ दिख सकता है। लेकिन खैर ये तो अभी रेस्ट में ही है, बोला गया। जैसे ऑब्जर्वर यहां गया नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो हर ऑब्जेक्ट पे जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे या इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, सब पे एक सूडो फोर्स लेना पड़ेगा। किधर? ऑब्जर्वर जिधर जा रहा है। ऑब्जर्वर किधर जा रहा है बताइए? सामने। तो आपको सब पे सूडो फोर्स किधर लेना है? पीछे पीछे। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए तो देखते हैं, हम लोग बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आप डायग्राम दो बनाया करो आप, एक क्वेश्चन के लिए अलग और एक फ्री बॉडी डायग्राम के लिए अलग। नहीं तो क्या होता है बच्चों, बाद में समझ में नहीं आता है, कॉपी में कचरा हो जाता है। तो सबसे पहले इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है देख लें। कैपिटल एम पे ऊपर की तरफ लग रहा है, परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के हमेशा। क्या लगता है बताइए? नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा,
एक फोर्स है जो इसको नीचे हमेशा खींचता है परपेंडिकुलर, कौन सा फोर्स है बताइए, mg। अच्छा, और इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, किधर, पीछे की तरफ, ma। क्लियर हो गया। तो अब तुमसे कोई पूछे, अब तुमको समझा होगा कि जब हम इसको आगे धकेलेंगे तो पीछे कौन दबाता है, सूडो फोर्स। तुम प्रैक्टिकल फील भी किए हो, बट कभी तुम्हारे पास कारण नहीं है। जैसे तुम इसको आगे धकेलो तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि इसको चिपक के रहेगा, ये वाला इस पे दबा रहेगा। कौन दबाएगा भाई, ये भी तो बता दो। प्रैक्टिकली कोई नहीं है, क्योंकि धकेलने वाला नॉर्मल रिएक्शन, नीचे गिराने वाला वेट, दबाने वाला कौन। तो क्या जवाब होगा आपका, सूडो फोर्स। इसको कौन है जो सरफेस पर दबा के रखेगा, चिपका के। कोई बोलेगा फ्रिक्शन, बक पगला, फ्रिक्शन इधर खींचेगा, पीछे खींचेगा ना, फिसलने से बचाएगा फ्रिक्शन, बट वही फिक्स रखने के लिए दबाने वाला फोर्स कौन सा है, एम। क्लियर हो रहा है बच्चों। तभी हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं, फ्रिक्शन लेस मान ले। अच्छा, अभी मान लो हम फ्रिक्शन लेस मान लिए, तब तो तुम्हारा पक्का चिपकाने वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अगर हम बोल रहे हैं कि ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तब तुम्हारे तोता गोल हो जाएगी, तोता उड़ जाएगा। कैसे तोता उड़ जाएगा, जैसे हम बोले फ्रिक्शन लेस, मतलब इसको ऊपर रोक के रखने वाला फ्रिक्शन तो अब नहीं है, तो कौन रोका है इसको, सोचो भाई। ये धकेल रहा, ये नीचे गिराने वाला, तो रोका किसने इसको, सूडो फोर्स ने। किसने रोका है, सूडो फोर्स ने रोका है इसको। भाई फ्रिक्शन भी नहीं है, मान लो फ्रिक्शन रहता तो बहाने बनाते कि फ्रिक्शन ऊपर टांग के रखे हुए इसको, तो वो भी नहीं लिया हमने। अब चलिए कंपोनेंट बनाते हैं हम लोग। किसके किसके कंपोनेंट बनाते हैं, देखो तुमको पता है ना, इसमें हम लोग एक्सिस कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ऐसे वाई एक्सिस और ऐसे एक्स एक्सिस, याद है। वेज में हम लोग इसको एक्स और इसको वाई, वेज को ही मान लेते हैं। तो अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, सबको पता है। इधर की तरफ याद हो गया होगा तुमको, इधर की तरफ क्या आता है बताइए, mg cos की mg sin, जल्दी बता दो, mg cos की mg sin, याद है किसी को, mg sin थीटा। नहीं याद है तो आप देखिए, ये थीटा इस लाइन को पूरा कर दो तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा, समझ रहा है, ये थीटा आ जाएगा। जब ये थीटा आएगा तो इसका सटा तो कॉस, इधर कॉस आएगा, और इधर हटा दो साइन, सही है। अब एमए के भी दो कंपोनेंट आएंगे, अब एमए के भी दो कंपोनेंट, देखो कहां थीटा आएगा, थोड़ा ध्यान देना, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, थीटा के जस्ट बगल में 90 माइनस थीटा होता तो ये थीटा हो जाता। अब ये थीटा हुआ तो एमए के दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। कंपोनेंट बनाने तो आता है ना रे, फोर्स बीच में आना चाहिए और उसके दोनों कंपोनेंट राइट साइड में, और आपस में क्या होना चाहिए, दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर। देखो ये और ये परपेंडिकुलर है, तो इधर एक कंपोनेंट इसका और आएगा, एक और एरो बना लीजिए, क्या जाएगा, एमए साइन थीटा, और ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट इसका आ जाएगा, सटा तो कॉस, एमए कॉस थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताइए। अब आप एक्सिस बना लीजिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स, सीधा करके बना लो, सही है कि नहीं। ये कौन सा, एक्स और ये वाई। देखो एक्स कौन है, ये है अपना, एक्स पे इधर साइड कौन सा लग रहा है, इसको नीचे वाले को लेफ्ट मान लो, mg sin थीटा। अच्छा उधर कौन सा लग रहा, ma cos थीटा, सूडो का। ऊपर कौन लग रहा है, इसको ऊपर मान लीजिए n, और नीचे दो लोग लग रहा है, नीचे दो लोग, एक ma sin थीटा और एक mg cos थीटा। m काय में है, रेस्ट में। अच्छा आप सोचो, अगर ये व्यक्ति जमीन पर होता तो क्या उसको ये वस्तु रुका हुआ दिखता कि चलते हुए, सोचो सोचो, नहीं सोच पा रहे। अरे यार तुम ना, फिजिक्स ना सोचने वाला सब्जेक्ट है। ये बच्चा का मुंह देख रहा है, समझ गया, नहीं सोच पा रहा है। देखिए ये पूरी, ये एक डब्बा है, उस डब्बे पे कुछ चिपका के हम चला रहे हैं और हम जमीन से देखें तो ये कैसा दिखेगा हमको, बताओ, चलता हुआ कि रेस्ट में, ओके। मतलब ये बात हो गई कि हम रोड पर से देख रहे हैं, कार चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन कार का अंदर का पैसेंजर रेस्ट में दिख रहा है आपको रोड से। और हमको लगता है एग्जाम्पल देना पड़ेगा, यहाँ कुछ बच्चा है जो अजीब बोले जा रहे हैं। यह कॉपी है, इस कॉपी पे हमने रख दिया पेन और हम चला दिए इस कॉपी को,
ये पेन तुमको रेस्ट में दिख रहा है ना, मोशन। तुमको रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन तो पता है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। व्हाट इज रेस्ट? अगर किसी वस्तु का पोजीशन हमारे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो, दैट इज रेस्ट। अगर हमारे से चेंज हो तो मोशन। तुम ये मत देखो कि ये पेनवा तो बुक पे रुका हुआ है ना, बे तुम बुक पे हो क्या? बुक पे रुका है उससे तुमको क्या मतलब है? अभी हमसे ये पेन इतना दूरी पे है, अभी थोड़ी देर बाद इतना दूरी पे, थोड़ी देर बाद क्या ये पेन रेस्ट में है? अबे तुम डेफिनेशन गलत कर रहे हो रेस्ट और मोशन का। एक बच्चा बोला हाँ रेस्ट में, रेस्ट में, वो तो रुका हुआ है पेन, वो तो दिख रहा है मेरे को रुका हुआ, वो देखिए रुका हुआ है। अरे यार हद है, फिर तो तुम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। तुम अपना घबरानी कॉन्सेप्ट घर पे रख के आ जाओ पहले। वो कॉपी पे रुका हुआ है, कहाँ चल रहा है पेन? कॉपी पे तो रुका हुआ है। अरे कॉपी पे रुका है ना भाई, तुम कॉपी पे बैठे हो क्या? रेस्ट और मोशन का जब भी कंफ्यूजन हो तो डेफिनेशन याद कर लिया करो। रेस्ट मतलब नो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जहां से आप देख रहे हो वहां से उस वस्तु की हिल जा रहा है साला पेन, जहां से आप जो सूडो फोर्स हिला रहा है इसको कौन हिला रहा है? ये देखो कौन हिला रहा है इसको, सूडो। देखो कैसे हम लेके इधर जा रहे हैं, धकेल दिया सूडो फोर्स ने। ठीक है, सुनो ऐसे रख लो। हाँ अब ठीक है। अब देखो ये पेन पे अब सूडो लग रहा होगा, लेकिन फ्रिक्शन ज्यादा इसलिए चल नहीं पा रहा है पीछे। अब बताओ ये पेन का पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। चेंज हो रहा है। अभी हमसे थोड़ी दूर पे, फिर ज्यादा दूर, ज्यादा दूर, कम दूर, ज्यादा दूर हो गया, पोजीशन चेंज हो गया, यानी पेन मेरे में इसलिए कायम है मोशन में। क्लियर हो गया? तो अब बताइए ये स्मॉल एम अगर हम जमीन से देखते तो कैसा दिखता था? बताओ, मोशन में दिखता था। इसी चीज को बचने के लिए देखो अब यहाँ पे हमारा रेस्ट हो गया। कहाँ रेस्ट हो गया? ऑब्जर्वर को उठा के यहाँ रख दिए। अब सोचो, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये पेन, अच्छा ये दूसरा पेन मेरा ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर, ये ब्लैक पेन हो। अब ये देखो, तुम भूल जाना अपने घर वाला बात। अब तुम देखना कि ये ब्लू पेन से इस ब्लैक पेन की दूरी बदल रही है क्या? देखिए बताइए, ब्लैक पेन से ब्लू पेन की दूरी बदल रही है क्या? पोजीशन नहीं। यानी ये ब्लू पेन क्या बोलेगा कि ब्लैक पेन मेरे रिस्पेक्ट में कायम है, रेस्ट में। शायद आपको क्लियर हो रहा होगा। तो उसी तरह ये स्मॉल एम है, जब ऑब्जर्वर यहां आएगा तो उसको वो रेस्ट में दिखेगा। क्लियर हो गया ना? यहां से अगर सॉल्व करते तो आपको मोशन में लेना पड़ता, फिर अलग तरीके से बनता था। बनता था कि नहीं बनता था? बिल्कुल बनता था सवाल। ये सूडो नहीं लेना पड़ता था तुमको फिर। चलिए, तो अभी रेस्ट में है, एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो कोई बोलेगा नहीं चल रहा था। क्लियर, एक्सेलरेशन 0 क्यों? ऑब्जर्वर यहां है जब। तो अब क्या करोगे? लेफ्ट इक्वल टू राइट, टॉप इक्वल टू बॉटम। तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा के। अच्छा, फिर इसके इधर इक्वल, यानी mg sin थीटा इक्वल टू ma cos थीटा। तो m से m कट गया। देखिए ध्यान से, अब हम a का वैल्यू निकाल के, नहीं किसका वैल्यू निकाल लिया यहाँ से? tan का निकलेगा, tan थीटा निकाल देते हैं। ये तो tan थीटा निकाल लेते हैं हम लोग, नहीं साइन बाई कॉस फिर यहाँ डालेंगे। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू a बाई जी। tan थीटा a बाई जी। क्लियर है? tan थीटा कितना आ गया बच्चों? a बाई जी। अब आप इस वैल्यू को यहां डालना है। कैसे डालेंगे बताइए? सर जी को उधर ले जाएंगे tan थीटा के पास। एक्सेलरेशन निकल जाता है यहाँ से, यहीं से निकल जाता है एक्सेलरेशन g tan थीटा। सही तो? tan थीटा इक्वल टू a बाई जी। थीटा क्वेश्चन में पता है ना? तो एक्सेलरेशन आ गया g tan थीटा, बस उसमें डालने की कोई जरूरत नहीं है। इतने थीटा क्वेश्चन में दिया था ना, इतने एक्सेलरेशन से अगर चलेगी कौन? ये बड़ा वाला m, तो ये नहीं गिरेगा। अगर इससे कम होगी तो गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि देखो जब इससे एक्सेलरेशन कम होगा तो सूडो कम हो जाएगा। धकेल के कौन रखा है? सूडो। ये कम होगा तो स्लाइड कर जाएगा। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया क्या बताइए? तो कौन ब्लॉक को होल्ड करके रखा है? कोई पूछा कौन ब्लॉक को रोक के रखा है? तो सूडो फोर्स होल्ड ब्लॉक स्मॉल है। क्लियर हो रहा? दिख रहा है तुमको?
स्मॉल एम का एक टुकड़ा है ऊपर, कौन सा है, एम ए कॉस थीटा, वो खींच के लटक के रखा है उसको पकड़ के, तो चाहो तो ये भी लिख सकते हो एम ए कॉस थीटा। दिख रहा है कि नहीं, फ्रिक्शन तो है नहीं, अगर फ्रिक्शन रहता तो वही रोक सकता था, फ्रिक्शन लेस मान लिए। चलिए, तो अब इसमें हम लोग, ये तो सिर्फ हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं, अब इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट डालेंगे, न्यूटन्स लॉ भी लगाओ और सूडो फोर्स भी लगाओ करके। तो आपको क्या करना होगा, सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इक्वेशन लगाना है, बस ऐसे ही करना है। चलिए आगे बढ़े, मिटा दे क्या। तो सबसे पहली बात ध्यान दे बच्चों, ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पिछले सवाल की जरूरत पड़ेगी। एक्सेलरेशन कितना आएगा बताइए, जी tan थीटा। को बोला कैसे, अरे यार क्यों टाइम बर्बाद करा रहे हो मेरा, जैसे हम वहां किए थे सेम टू सेम छाप लो, जैसे हम वहां किए थे सेम टू सेम आप छाप ले। याद है, इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, इधर की तरफ mg और इधर की तरफ सूडो फोर्स। अब इसके कंपोनेंट बनाए, इसके कंपोनेंट बनाए, ये रेस्ट में था तो लेफ्ट साइड का फोर्स इक्वल टू राइट साइड और ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स करने पे आ गया था, याद है। तो आप अगर नहीं प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, बना लो फिर से और वहां से कॉपी पेस्ट कर ले। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आप क्या करो, आपके पास कौन कौन ब्लॉक बच गया है बच्चों, इसका तो हो गया कहानी खत्म। इससे सॉल्व करके क्या आएगा, एक्सेलरेशन। देखो इसको सॉल्व करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, बना लो यार, टाइम बर्बाद करना है तो बना लो। याद है ना, स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम क्या क्या था बताइए। इधर इधर यानी एक्स एक्सिस ये है अपना, ध्यान देना, ये तो दिमाग कैसी तैसी होती है, ये वाई है। एक्स एक्सिस पे क्या लगता था, याद है बताइए जल्दी जल्दी देख के। एक्स एक्सिस पे कौन कौन फोर्स था, इधर की तरफ था mg sin थीटा और इधर की तरफ था ma का एक कंपोनेंट ma cos थीटा। फिर y में ऊपर में तो नॉर्मल रिएक्शन था और नीचे में दो था, क्या क्या था दो, एक ma sin थीटा और mg cos थीटा। ये था स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल करते थे तो डायरेक्ट इसको इसके इक्वल करो तो एक्सेलरेशन आता था कि नहीं आता था, यानी ये इक्वल टू ये करो, ये आ गया। अब m डैश का फ्री बॉडी डायग्राम, FBD ऑफ m डैश। तो m डैश पे लगने वाले जितने भी फोर्स है आप लिखिए। ठीक है बच्चों, ये चल रहा है। ऑब्जर्वर को ये चलता हुआ दिखेगा कि रेस्ट में दिखेगा बताइए, ऑब्जर्वर को ये चलता हुआ दिखेगा कि रेस्ट में दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। ओके, ऑब्जर्वर को रेस्ट में दिखेगा तो सूडो फोर्स लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो अब हम लोग इसका m डैश का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। m डैश पे और कौन कौन फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ टेंशन लग रहा है ना, इधर टेंशन, पीछे की तरफ इस पे क्या लेना पड़ेगा, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। नीचे और ऊपर के फोर्स की कोई जरूरत नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। सही है बच्चों, तो बताइए एक सेकेंड, इसका मास तो ये दोनों मास प्लस करके लेना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों साथ में जा रहा है ना इधर। तो ये जो टेंशन खींच रही है वो दोनों को साथ में खींच रही है कि नहीं खींच रही, बिल्कुल। ये जो टेंशन खींच रहा है वो स्मॉल m प्लस m डैश को साथ में खींच रहा है ना, समझ रहा है कि नहीं, पूरा मिलके जा रहा है ना खींच के इसके साथ, नहीं जा रहा है। अगर आप ये लोगे तो ये छूट जाएगा ना, ये तो इसके साथ ही है। तो सबसे पहले आप इसको सोचो ऐसा, देखो m डैश प्लस स्मॉल m, ये दोनों मिलके जा रहा है, ये दोनों मिलके इधर जा रहा है। तो कैसा होगा बताइए, दोनों मिलके जा रहा है, इधर सूडो फोर्स, इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स के इक्वल डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर को तो रेस्ट में दिखेगा। तो टेंशन इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस m डैश इंटू a। क्लियर है, कोई बोला क्यों, तो स्मॉल m प्लस m डैश इज सिस्टम, ये दोनों मिलके एक सिस्टम है। अच्छा अब इसकी बात करो, ये किधर गिर रहा है, नीचे, a एक्सेलरेशन से। ऑब्जर्वर को चलता हुआ दिखेगा, हाउ, ऑब्जर्वर को ये चलता हुआ दिखेगा, ठीक है।
अब देखो इसमें सूडो फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर की तरफ, उससे हमको कोई मतलब नहीं होगा, समझ रहा है ना। सूडो फोर्स किधर लगता है, ये चीज हम तुमको बोले थे, गलती हो जाएगा नहीं तुम नहीं समझोगे तो। देखो ऑब्जर्वर किधर जा रहा है, सामने, सूडो फोर्स हमेशा पीछे। अब इस पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। एक्सेलरेशन इधर, ये एक्सेलरेशन लेंगे ना यार, ऊपर नीचे के मोशन में लेंगे, इधर में सूडो फोर्स लेंगे, तो इधर में सिर्फ सूडो नहीं लेते हैं, वर्टिकल में बनाएंगे, तो वर्टिकल में क्या बनेगा देखो, हाँ हाँ, तो मत लगाओ, सिस्टम से बाहर है, सिस्टम से बाहर है, हाँ ये सिस्टम से बाहर है, नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं, तो ये पूरा एक साथ सिस्टम है, तो हम इस पे सूडो लगा रहे हैं, इसको नहीं लगा रहे हैं। ये तो नीचे गिर रही है mg फोर्स से ऊपर जा रही, टेंशन से आ रहा है नीचे, तो नीचे वाला ज्यादा होगा, तो mg माइनस टी इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। तो अब t से t कट जाएगी नहीं, माइनस प्लस है, तो कैपिटल M इंटू जी इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए प्लस स्मॉल m प्लस m डैश। ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लें, नहीं एक काम करो, हम लोग को कैपिटल M निकालना है ना, तो ए कॉमन मत लो, नहीं ले लो ए कॉमन। अब ए का वैल्यू डाल दो, जी tan थीटा, जी कट जाएगा, अब कैपिटल M चाहिए, तो ये कैपिटल M को भी इधर ला लो, tan थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो M प्लस ये tan थीटा से मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा, तो माइनस में आएगा, माइनस कैपिटल M इंटू tan थीटा, इधर क्या बचेगा बच्चों, स्मॉल m प्लस m डैश और ब्रैकेट के बाहर tan थीटा। यहां से आप कैपिटल M कॉमन ले लें, तो वन है नहीं, मल्टीप्लाई हुआ तो बस इसमें किया हमने, सब में थोड़ी किए हैं। tan थीटा इधर आता तो डिवाइड में आता था, हमने वैसा नहीं लिया, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड में ले ले, क्या वैसा करे क्या बच्चों, वैसा कर देते, कैपिटल M अपॉन tan थीटा इक्वल टू यहाँ कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m डैश, यह आ जाएगा m cot थीटा, ठीक है। अब इसको इधर ला लो, ये कैपिटल M कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, cot थीटा माइनस 1। अब देखिए कैपिटल M आ गया कि नहीं आ गया, फोन साइलेंट करो।